नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस अगर हमने करना तो वो है, सबसे पहले तो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, कंपनी पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाई, वो कंपनी किस लेवल पे खड़ी है, प्लस मीन्स उसके लायबिलिटीज कितनी है प्लस उसकी एसेट्स कितनी है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास आती है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या आती है, जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, वन साइड लायबिलिटी, वन साइड एसेट्स। बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, दोनों साइड जो है बराबर होनी चाहिए। दूसरी जो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, which give the information about the net profit or net loss in a given time period of a company। किसी भी कंपनी के गिवन टाइम पीरियड मींस विद इन 1 ईयर कितना प्रॉफिट कमाई, कितना लॉस हुआ कंपनी को, इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनती है। तीसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मींस कंपनी का कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना, पूरे साल में कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ से पैसा गया, जब कंपनी इसका रिकॉर्ड रखती है, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सब एक्टिविटीज में देखा जाता है कहाँ कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पे पैसा जा रहा है, इसके लिए भी स्टेटमेंट हमसे बनाना है। और जब इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो वो एक्चुअल में एनालिसिस करने के लिए के रिजल्ट इस तरह से कंपेरिजन करते हैं, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। मतलब क्या होता है, आपके पास 2021 का डाटा, जैसे एग्जाम्पल 2022 का डाटा, इसमें आप देखते हैं कि एक्चुअल में जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस है 2021 में क्या क्या डाटे आए, उनमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हुआ तो कितने परसेंट हुआ, अगर डिक्रीज हुआ तो कितने परसेंट, उस बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिसिस रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट के पास पहुंच जाती है। जब भी मैनेजमेंट मींस कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग, ईसीएम मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या फिर कोई भी मीटिंग कंपनी बुलाती है जैसे क्लास मीटिंग होगी, तो उसमें डिसाइड करते हैं भी हमारे पीछे ये रीजंस क्या है, कोई चीजें प्लस हुई हैं, कोई चीजें माइनस हुई हैं तो क्यों हुई, उसके ऊपर कंपनी एक्शन लेके उसको अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इस चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। हमने फिर पहले पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है, ये तीन है। उसका इसके बाद लिखा कि नेचर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके नेचर्स क्या लिखे हैं, और नेचर्स लिखे हैं, डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहले रिकॉर्डेड फैक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर है कि जो भी कुछ आपको मिलता है रिकॉर्ड किया वो डाटा मिलता है इसको, जो ये लिखा वो मिलता है। आप ऐसे मुंह जुबानी नहीं कुछ बता सकते कि हमारी बैलेंस शीट ये है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ये है, हमेशा आपको रिकॉर्डेड डाटा मिलेगा। दूसरा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और कंसेप्ट को यूज किया जाए, जो अकाउंट्स के रूल्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टू द आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे दिल्ली को अकाउंट रूल बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो अकाउंट्स के रूल्स यूज करके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है डेबिट क्रेडिट करने के बाद। उसके बाद इन्होंने उसके बाद नेचर लिखा है पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में जो पर्सनल जजमेंट है ये कभी भी नहीं, आप अपने अंदाजे लगा के कुछ भी डाटा लिख दोगे, ये नहीं होता। इसमें मोस्टली जो काम होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आईसीए के अकॉर्डिंग ही होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइड नोट्स, हमेशा जो भी स्टेटमेंट बनेंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनती है, हमेशा आपके लिए गाइड का काम करती है। भी अगर आप इनका एनालिसिस करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि कंपैरिजन करना है, 2 साल का डाटा हो गया, उसमें आप देखोगे एग्जांपल यहाँ पे आगे 10, यहाँ पे 15, मतलब कि 5 रुपये बढ़े हैं, कितना परसेंट बढ़े हैं वो परसेंट निकालना, उस चीज का एनालिसिस आपको गाइड का काम हो जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगा कि किस किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बैलेंस शीट में कोई एक पॉइंट होता नहीं, बैलेंस शीट में अगर लेबिलिटी की बात करते हैं काफी लेबिलिटीज होती है, एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स भी काफी होती है, सब में किसमें क्या बढ़ रहा है किसमें क्या कम हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे बहुत होते हैं, इनकम भी होती है, उन चीजों को भी देखा जाएगा, कौन से खर्चे बढ़े, कौन सी इनकम कम हुई, उन चीज को भी चेक वो करते हैं। फिर आते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग होता है कि हमारे इसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक ही बोल सकते हैं, इसके इससे क्या है। सबसे पहले रेलिवेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी कंपनी के यूजर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल चाहे वो एक्सटर्नल, उन सबके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी में बने रहने का या कंपनी का काम चलाने का कितना बेनिफिट हमें हो रहा है। दूसरा,
एक्यूरेसी एंड फ्रीडम फ्रॉम द बेसिस, बहुत जल्दी से बनती है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग बनती है। और फ्रीडम फ्रॉम बेसिस, कोई भी बंदा अपने बेस से नहीं बनाता, एक रूल के अकॉर्डिंग बनती है, सब लोग उस रूल को फॉलो करके ही चलते हैं। कंपेरेबिलिटी, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे आप कंपेयर कर सकते हो। मैंने एग्जांपल बोला पिछले 5 साल का डाटा ले आओ तो भी आपका कंपेयर हो जाएगा, इजिली बेस पे कंपेयर कर लोगे, आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा, भी कंपेयर नहीं हो सकता। अनएथिकल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में इनकी अलग अलग तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस अलग तरीके से बनता है, बैलेंस शीट अलग तरीके से बनती है, सब चीजें जो आपके पास एक कंपनी के डाटा में जो इन आउट जो कुछ भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, लेकिन सारे अकाउंट्स एक जगह पे इकट्ठे नहीं करते हो, अलग अलग हेड में, ट्रेडिंग अकाउंट में अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग अकाउंट्स हैं, और बैलेंस शीट में अलग अलग। फिर उसके बाद लिखा कि प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस देयर इज नो क्वेश्चन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्क इज रिलेटिवली हार्ड। हम बोले इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई बंदा बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर आप इसका एक मेथड जो जिसको हम बोले कि साइंटिफिक बेस पे जो इसके रूल है वो समझ ले, कोई भी बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है। विदाउट रूल बनाना मुश्किल है। जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, इसमें जो प्रिंसिपल है वो जनरली सभी कंपनीज, सभी इंडिया में जो लोग फाइनेंशियल अकाउंट का काम करते हैं, सब लोग उसी रूल को फॉलो करते हैं। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है रिपोर्ट बनाने की। अगर कोई बैलेंस शीट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, सब लोग एक जैसे ही बनाएंगे, कोई अलग अलग तरीके से नहीं बनाने वाला नहीं। कंसिस्टेंसी, लगातार एक ही तरीके से काम लगातार चला रहा है और गवर्नमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचती चली जा रही है। अगर कोई हम बोलेंगे हम मटेरियल के रिगार्डिंग जैसे अलग अलग मेथड है, लीफो फीफो, तो वो यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स सबकी एक जैसे ही बनेंगे, ट्रेडिंग काउंट प्रॉफिट वैसे ही बनाएंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि अथेंटिसिटी, अथेंटिसिटी मींस आप जब भी इन रिपोर्ट्स की बात करोगे ये हमेशा आपके लिए क्रेडिबल रिपोर्ट्स होंगी, मींस आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिस बेस के लिए आप फ्यूचर में प्रोडिक्शन कर सकते हैं। बेस मिल के आपको फ्यूचर के सोच सकते हैं फ्यूचर में ये कमिटमेंट बढ़ेगा, ये इतना कम होगा। कंप्लाइंस विद लॉ, हमेशा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बने, कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि ये रूल्स जो हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, हमेशा गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करके ही बन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स मिल जाती है, मैनेजमेंट को एक हेल्प मिल जाती है कि फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। कंपनी में कोऑर्डिनेशन लेवल बना रहता है, कंपनी में टारगेट अचीव करती चली जाती है, और हर एक बंदे को प्रैक्टिकली बेस पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कंपनी में, वो सारा कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्होंने उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला लिखा है इंपॉर्टेंस टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किन किन डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहले मैनेजमेंट, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। उसको बेनिफिट भी होता है कि मैनेजमेंट को पता लग जाएगा एक्चुअल में हमारी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, कितना लोगों का पैसा देना है, कितने लोगों से पैसा देना है, उसकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो बिजनेस रिलेटिव पे चलते हैं। कंपनी नए रूल्स एंड रेगुलेशन अगर सेटअप करने हैं तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा पब्लिक, पब्लिक जैसे नॉर्मल हम लोग हैं, हमें किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं है, हमें नहीं निकालना नहीं। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस टाइम पे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन करना है। पब्लिक में हम लोग मान सभी लोग इन्वेस्टर्स नहीं होते, लेकिन जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पब्लिक के लिए भी हेल्पफुल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो देख लेंगे कि कंपनी पिछले 5 सालों में या पिछले 2-3 सालों में कितना प्रॉफिट कमाती चली आ रही है। अगर तो प्रॉफिट कमा रही है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा भी बेनिफिट होगा। अगर कंपनी पहले से ही लॉस में चली जा रही है, हम उसमें पैसा लगा तो हम भी लॉस में चलते चले जाएंगे। उसके बाद शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स, जिन्होंने कंपनी में पहले से ही इन्वेस्टमेंट करके रखी होती है या जिन्होंने कंपनी को उधार में सामान दिया हो, जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने होते हैं, उनको भी रिपोर्ट चाहिए। तो उनको ये होता है कि हमने जो पैसा कंपनी इन्वेस्टमेंट की है, जो उधार में सामान दिया, जितना की इन्वेस्टमेंट ही होगी, तो पैसा कब आएगा वापिस, प्लस जिन्होंने शेयर खरीदे हुए कंपनी उन्होंने भी पैसा लगाएंगे, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है कि मे भी कंपनी हमें हर साल हमारा डिविडेंड या जो इंटरेस्ट है वो टाइम पे दे देगी। जो लैंडर्स हैं, जो उधार वाले, जिन्होंने क्रेडिट में उधार में सामान दिया है, उनको भी देखो टाइम पर हमें ब्याज जो मिलना चाहिए, रेट अगर पेमेंट लेट हो रही है, प्लस कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही होगी तो टाइम पर हमारी पेमेंट्स भी दे देगी। लेबर एंड ट्रेड यूनियन, जितनी भी कंपनी में लेबर्स एंड ट्रेड यूनियन, इनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि वे भी देखते हैं कि हर साल अगर प्रॉफिट कमाएगी कंपनी तो हमारा हर साल अच्छा इंक्रीमेंट होगा, हमें बोनस भी मिलेंगे, और हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज भी कंपनी रेडी करेगी। जिन जिन फैसिलिटीज की कमी है कंपनी में वो फैसिलिटीज भी बढ़ती चली जाएंगी। अगर कोई कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम है भी लगातार लॉस में चल रही है तो लेबर भी जो है टर्नओवर में स्टार्ट हो जाती है, आएगी छट जाएगी, आएगी हट जाएगी, तो ये होता है कि किसी भी टाइम कंपनी अगर हमें धोखा दे दे उससे पहले हम ही छोड़ के चले जाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन और लगता है। कंट्री एंड इकोनॉमी, हमारी कंट्री के लिए कहता भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेनिफिट क्या है?
अगर कंट्री हमारी गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है तो कंट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सी कंपनी है जो हमारी कंट्री में अच्छा काम कर रही है जिससे हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही है और आगे बढ़ रही है तो वो अपना बिजनेस एक्सपोर्ट लेवल को उतना ज़्यादा बढ़ा सकती है, नहीं तो हम लोग इम्पोर्ट पे डिपेंड रह जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जहाँ पर इन्होंने बेनिफिट बताए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, उन्होंने उसके बाद बोला कि लिमिटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लिमिटेशन भी बताई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है अकाउंटिंग रूल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनती है। कई बार रिजल्ट जो है हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को समझने बैठे हैं तो उसमें ज्यादातर लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि होता कुछ और है दिखा कुछ और करते हैं, ये काम भी कंपनियों में हो जाता है, इसका लिमिटेशन लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब भी बढ़ाएंगे इसमें मॉनेटरी फैक्ट को ही देखा जाता है, क्वालिटी वेट को नहीं देखा जाता। मीन्स कौन सा काम किस तरीके से हुआ वो चीज नहीं देखना, सिर्फ पैसे से लेन देन को ही देखते हैं। ये भी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन बनाती है वैसे। फाइनेंस की बात करें तो पैसे से लेन देन देखेंगे तो क्वालिटी का भी लेना देना नहीं है। लॉट ऑफ पेपर वर्क भी होता है, होना ही होगा जब फाइनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। तो हमारे पास कितना भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा ये भी ना बोला इस पॉइंट में, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को लेकर चलना है। करंट डाटा में क्या हम तो देखते हैं भी हिस्ट्री में कैसे चल रहा है वो काम हमारे को देखो सुरेश पेवन क्या। उसके बाद हर एक बंदे के जो जजमेंट होते हैं, कई बार तो वो बंदा अपने हिसाब से अपनी विंडो ड्रेसिंग करके बैठ जाए तो कंपनी में प्रॉब्लम से लेट हो ही जाती है। मैं एग्जाम्पल बोलूँ अभी कि कोई बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसने अपनी पर्सनल जजमेंट लगाती भी ये खर्चा भी डाल दो, तो वो कहता है कई बार उसमें फाइंड करना मुश्किल है। हर एक बंदा विंडो ड्रेसिंग कर देगा तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जो प्रॉफिट आने चाहिए वो उसमें भी कन्वर्ट हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहता भी हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आइडियाज जो स्टैंडर्ड है वो तो फिक्स रहते हैं, लेकिन अलग अलग कई बार इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिस बेस पे चेंजेस भी होने चाहिए, इसमें ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी नहीं है, वो फिक्स रहते हैं। तो ये इसी लिमिटेड में भी लिखा है। हाँ जी आप बताइए क्या पॉइंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये है ना फिक्स एसेट जिसको बिजनेस में यूज करते हैं जिसके बिना बिजनेस नहीं चलता। अगर हमारे पास फिक्स एसेट नहीं है, जैसे एग्जाम्पल हो गया फर्नीचर नहीं, अभी कोई जो हमारे पास लेबर काम करेगी विदाउट फर्नीचर बैठेंगे सारा दिन खड़े हुए थोड़ी ना हम दिन का फिटिंग का काम फिटिंग में करेंगे। मेरे पास बिल्डिंग नहीं है तो कोई कंपनी चलेगी, हम नदी किनारे बैठ कर बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये फिक्स एसेट्स के बिना कहीं पर अपने आगे चल पाऊंगा। आज मैं कोई फिक्स एसेट खरीद लूँ, प्रेजेंट है उसकी वैल्यू क्या है हम लोग कभी भी देखते नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन लगाते चले जाते हैं, हर साल 5% 10% वैल्यू कम कर देते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर वो चीज आप सेल करो तो भाई जितनी बुक वैल्यू आप दिखा रहे हो तो बुक वैल्यू उतनी नहीं मिलती मार्केट में। मार्केट में आपको उसका कम रेट मिलेगा। अगर मैं कोई चीज लाख की दिखा रहा हूँ तो मान के चलिए कम से कम 50,000 भी आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया आता है। मैं तो अपनी गाड़ी की कीमत लेके बैठ गया कि मैं 10 साल में गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू बनाऊंगा, मेरी स्क्रैप 5 साल में स्क्रैप हो जाए, बिकने वाली नहीं है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ डाटे हिस्टोरिकल बेस पे वैसे ही बिजनेस में चलते रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो लिमिटेशन पॉइंट में क्लीन कि करंट वैल्यू को कभी भी नहीं दिखाया जाता, स्पेशली फिक्स एसेट की करंट वैल्यू को कभी भी नहीं दिखाया। हुआ पॉइंट क्लियर। इन्होंने लिखा कि रीसेंट ट्रेंड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ यही बनते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। अभी रिसेंट ट्रेंड क्या हुआ है, इनके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग रेशियो, जितने भी अकाउंट्स में डिपार्टमेंट है, डेब्टर्स क्रेडिटर फिक्स एसेट करंट एसेट करंट लिएबिलिटी फिक्स लिएबिलिटी लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी, सबका रेशियो स्टार्ट। आगे आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा अकाउंटिंग रेशियो का कि हर एक चीज को हम रेशियो में कन्वर्ट करके भी डाटा दिखा सकते हैं भी इतनी इतनी रेशियो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यूज ऑफ चार्ट ग्राफ डायग्राम। आज के टाइम में अगर अकाउंट्स में आप देखो ना तो चार्ट डायग्राम भी बनते हैं, शायद मे बी आप टैली का भी यूज करो। टैली में एक ऑप्शन आती है कि आपका जैसे कैश का लग आपने बोला इसमें हर साल का डाटा देखोगे महीने महीने में कितने महीने में चार्ट बढ़ रहा है कितने महीने में कम हो रहा है उसमें हमें रूल्स मिल जाते हैं। यूज ऑफ शेड्यूल, हम लोग शेड्यूल भी यूज करने लगे हैं। शेड्यूल मीन्स अलग अलग हेड बनाने लगे हैं हर एक चीज को, वो भी आपके पास मिल जाते हैं। हेड के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लेंगे डाटा। डेक्टर्स में मीन्स करंट एसेट में क्या क्या जाएगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा, जैसे मैंने बोला बैलेंस शीट बना तो हेड वाइज भी बन रही है। राउंडिंग ऑफ द फिगर्स, ज्यादातर फिगर को राउंड ऑफ किया जाता है। पैसों में जैसे आजकल बात होती है, पहले होती थी पैसों में राउंड ऑफ कर देते हैं 550 रेट होते हैं, 550 से कम है तो उसको माइनस में कर लेते हैं। तो ये चीजें भी हमारे अकाउंट्स में होने लगी हैं, लेकिन पहले तो पैसों के लिए भी काम किया जाता है अकाउंट्स में। उसके बाद आपके पास आ रहा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं means जैसे मैंने बोला इंटरप्रिटेशन करना है, 2 3 साल का डाटा आपके पास है, आप उस डाटा को लिखोगे और उसको
कंपेयर करोगे। एनालिसिस दो तरीके से हो सकता है, देखो पहली स्टेटमेंट बनेगी कंपैरेटिव, दूसरी बनती है कॉमन साइंस। दो तरीके की स्टेटमेंट बनेगी एनालिसिस करने का आपको पहले। आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, कॉमन साइंस में भी लिख सकते हो। 5 साल का डाटा लिख दिया, उसके बाद उसका स्टेटमेंट बनाना होगा हर साल में कितना, उसके रेशियो बनाते हैं कॉमन साइंस में, तो रेशियो बना के छोड़ देंगे। कंपैरेटिव में कंपैरिजन देखते हैं भी कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। एनालिसिस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, जो हमारे पास बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, शॉर्ट फिगर में समझ सकते हैं। मैनेजमेंट इजीली बेस पे डिसीजन बना सकती है। मैनेजमेंट के पास उतना टाइम थोड़ी होता है, फिगर्स को पहले वो कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, फिर देखेंगे तो कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ। एनालिसिस करने का बेनिफिट होगा कि इजीली बेस पे कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं। लिमिटेशन भी इन्होंने लिखे हैं कि कहता अगर आप एनालिसिस करने बैठोगे हमारे पास एक तो काम बढ़ जाता है, का वर्क बढ़ जाएगा, लोट ऑफ पेपर वर्क इंक्रीज हो जाएगा, और कई बार टाइम कंज्यूम भी होता है। अगर प्रॉपर टाइम पे आप फाइनल एनालिसिस ना कर पाए तो टाइम कंज्यूम भी हो जाएगा। फिर उन्होंने लिखे हैं कि आप जो एनालिसिस है वो कितने तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से हो सकता है, मटेरियल यूज कैसे हो रहा है और मोड्स ऑफ ऑपरेंडी। मोस्टली हम मोड्स ऑफ ऑपरेंडी यूज करते हैं, वैसे मटेरियल के हिसाब से एक्सटर्नल और इंटरनल। हमारी कंपनी में एनालिसिस एक्सटर्नल होगा, हमारी कंपनी के बाहर में। मोड्स ऑफ ऑपरेंडी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो भी एनालिसिस किए जाएंगे वो कितने प्रकार से कर सकते हैं, मैंने दो आपको बताए हैं, कॉमन साइज, कंपैरेटिव साइज। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि रेशियो एनालिसिस, तीसरा टॉपिक जो इसमें आ सकता है, रेशियो एनालिसिस। इसके लिए अलग से टॉपिक आपको बना हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, आजकल कंपनी में ये भी होने लगा कि कंपनी ने पैसे लगाए, किस एरिया में पैसे लगाए और कहाँ से वो पैसा वापस आ रहा है, ये काम भी चलता है। उसके लास्ट में एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी शायद आपके टॉपिक में आएंगे सारे सारे। इसी टॉपिक में जब हम एनालिसिस करने बैठेंगे तो इनका सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन पेज नंबर में कंपैरेटिव में दिया उन्होंने। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पेज नंबर हमारे पास है 201 के ऊपर। एक कोई कंपनी है पीसीआर कंपनी लिमिटेड, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का 2 साल का डाटा दिया, चलिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर्स 2021 2020 वैसे डाटा उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले लिख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें कंपनी में जो भी काम किए गए अलग अलग साल में कितनी इनकम हुई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है 60 लाख, 75,000 में अभी 75 लाख, ठीक है। मतलब 2021 में कंपनी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स पूरे साल में जो कंपनी काम कर रही थी, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डाटे दिए हैं उन्होंने। पूरी कंपनी को पूरे साल में जो इनकम हुई वो है 60 लाख, 2022 के 75 लाख की। दूसरा उन्होंने लिखा कि अदर इनकम, कंपनी में अदर इनकम भी आ जाती है। मैं एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान रखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस लॉस, तो उसके बाद जो हमारी इनकम खाते हैं रेंट रिसीव डिविडेंड रिसीव जो भी है वो अदर इनकम इन्होंने बोली है 1,50,000 पे 2021 में थी, तो यहाँ पर 1,20,000 की होगी 2022 में। उसके बाद वो लिख रहे हैं कंपनी के खर्चे एक्सपेंसिव, जो कंपनी पूरे साल में जो खर्चे करती है 2021 में जो खर्चे थे 44 लाख के, 2022 में जो खर्चे हुए 50,60,000। इनकम टैक्स जो कंपनी ने पे किया, गवर्नमेंट को टैक्स जो वन पे दिया वो 35%। ये ये इन्होंने दे दिया। तो आपको जब ये स्टेटमेंट आप क्वेश्चन आ जाए कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आप उसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, भी यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज कैश फ्लो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस की कंबाइन अब वैल्यू बता दी। अकेला का खर्चा अकेले इनकम नहीं बताई, तो टोटल इनकम की बात कर ली, टोटल खर्चों की बात कर ली। तो उसमें बोल रहे हैं कि आपको ये चेक करना है
कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, कैसे चेक करेंगे? बेस को, सॉरी करंट को बेस से माइनस कर। हमारे पास करंट फिगर क्या है 2022 की, बेस क्या है 7.5 75 लाख में 60 माइनस करेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ? 15 लाख का इंक्रीज हुआ। 2022 में 12 लाख है तो ये 1,20,000 है, तो 2021 में 1.5 लाख था, तो अभी डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? 30,000। इसमें माइनस लिखते इसको ब्रैकेट में लिख देते, जब भी डिक्रीज हुआ उस टाइम पता लग जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कि 30,000 का ब्रैकेट में लिखा है तो ये डिक्रीज की वैल्यू। 50,60,000 अगर 22 में है, 21 में कम था तो मतलब कि इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ भाई? 14 लाख। ये यही हुआ है, सॉरी ये वैल्यू गलत है, उन्होंने टोटल कर दिया इसमें, मैं अभी टोटल नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहीं पे कंपैरिजन कर रही है, टोटल बाद में देख, मतलब वो प्रॉफिट भी निकाल देंगे एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में देख लीजिए पहले। हमें 6,60,000 सिर्फ हम इंक्रीज और डिक्रीज ही देख रहे हैं, अब कंपैरिजन करना कैसे है और रेशियो कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शायद आपको आता हो तो उसको मैं बता दूंगा इसमें कैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाए हैं। उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि इनकम टैक्स में हमारा जो डिफरेंस आया 35% जो वैल्यू बनाई है इन्होंने, 35% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके लिए इसको भी पॉइंट को पेंडिंग रखते हैं, उन्होंने कैसे बनाया उसको भी देखते हैं। अभी इंक्रीज और डिक्रीज में कैसे इन्होंने परसेंटेज बनाया, अभी कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, परसेंटेज जीरो, मतलब जो भी वैल्यू इंक्रीज आपके पास 15 लाख का इंक्रीज हुआ है, इसकी कितनी परसेंट मीन्स इस साल से इस साल मतलब दोनों के आपस में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कैसे निकालना है? जो आपके पास करंट फिगर है डिवाइड कर देंगे बेस से, बेस क्या था 2021 था, मल्टीप्लाई बाय 100 आप करके देख लो, 15 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये भी तरकीब देख सकते हैं, 15 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही आ रहा है। तो आप इसको करने बैठोगे तो भी आपके पास आंसर पर 45, 15 जो कि 60, ठीक है, तो आपके पास ये आए। आगे अगर दूसरा देखते हैं जिसमें हमने पढ़ाया अभी, इसमें कितना इंक्रीज इंक्रीज हुआ, वो 20, ठीक है, माइनस में फिगर है तो 20, जो 4,40,000 और 6,60,000 बढ़ा, ये कितने परसेंट बढ़ा है भाई? माइनस की वैल्यू नहीं लगाना, सिर्फ प्लस में ही दिखाना, अगर माइनस में है तो इसको इस तरह से दिखा। हाँ अभी जब आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट करने जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो मे भी शायद आपने अकाउंट्स किया हो तो इसका हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनाएंगे इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन को, हमने तो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज देख लिया, कई बार आपको सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर स्पेशल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो तो कैसे बनेगा, व्यक्तिगत तरह से लिख लेंगे, इनमें एडजस्ट कर लेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंसिव, तो हमारे पास क्या लिख गया, प्रॉफिट माइनस इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट, ठीक है। आपके इस बुक में पैसे भी दिए उन्होंने, उन्होंने क्या कर दिया टोटल, यहाँ पे जो कॉलम ऐड किया टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि यहाँ पर इस वैल्यू से प्लस कर देंगे, 60 लाख में 15 1,50,000 ऐड करते हैं कितना आ जाता है, ऐसा ही होगा, यही वैल्यू बनाई हुई है। आपकी वैल्यू देख लेंगे सेव टोटल वैसे बनाया, इसमें 75 लाख में 1,20,000 ऐड करेंगे तो 76,20,000, फिर वही इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ, तो वैल्यू उन्होंने बनाई है 14,70,000, फिर इसी का आगे उन्होंने कितने परसेंट इंक्रीज 14,70,000 को 61,50,000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो 23.90% हमारी जो इनकम टोटल इनकम है, मतलब जो हम इसको बोल सकते हैं ग्रोस इनकम, 23.90% 2022 में इंक्रीज हुई 2021 को देखते हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अभी ये जो खर्चे हैं ये माइनस में आ जाएंगे, ठीक है जी, जो भी आपके पास खर्चे होते हैं, मिल रहा है डाटा मैच हो रहा है, वही समझ लीजिए मैंने जो आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसिव, तो हम इन्होंने आगे क्या किया, आपके पास
खर्चे जो है वो माइनस कर दिए। यहाँ पे एक नया कॉलम उन्होंने ऐड किया जिसको उन्होंने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि हम लोग जो अपना टैक्स भरते हैं प्रॉफिट दिखाने के बाद ही भरते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उन्होंने क्या किया? 61,50,000 में से चार जो आपका 44 लाख जो खर्चे हैं वो माइनस कर दिए। कितना वैल्यू आया एक्सेप्ट किया हमारे पास आया 17,50,000। जो हमारे पास इनकम है टोटल इनकम में से इन खर्चों को माइनस कर दिया मैंने। ये जो खर्चे की वैल्यू मैंने आपको बताया ना कि इनकम माइनस एक्सपेंसिव प्रॉफिट आए, उसमें से फिर टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। हमने वही किया। 61,50,000 में से 44 लाख को माइनस किया तो 17,50,000। ये 2021 का डाटा। यहाँ हमारे पास 76,20,000। इसमें 50,60,000 माइनस करोगे तो आपके पास ये भी आपका डाटा जो है इनकम का आएगा, जिन्होंने वैल्यू बनाई है आपके पास 25,60,000। अभी इसका देखेंगे कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा। वो इंक्रीज डिक्रीज जो हमारे पास हो रहा है वो 8,10 पॉइंट थ्री हो रहा है बस में। यहाँ पे 25,60 है, यहाँ पे 17,50 है, तो 8,10,000 का इंक्रीज हुआ है। तो उसका परसेंटेज जो वैल्यू बनाया गया 26 कैसे निकालोगे? भी 8,10,000 को इसका डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो आंसर निकल के आ जाएगा इजीली बेस। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो वैल्यू ली है 35%, 40%। क्वेश्चन में दिया गया था हमें 35%, 40%, वो वैल्यू उन्होंने कितनी कर ली? जो आपके पास प्रॉफिट आया है यहाँ उसका 35%, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया उसका 40% निकाल सकते हो, चाहे निकाल के भी देख लो। 500 भाई 6,12,500 ये वैल्यू है 17,50,000 को 35 से हम परसेंट में निकाल रहे हैं तो इसी तरह से निकालेंगे। मैंने 0 0 काट दिया, 17,535 से अभी 25,60,000 का 40% निकालो। 25,60,000 डिवाइड बाई 25,600 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 10,24,000। ठीक है। यही है, इन्होंने बोल दिया कि इतना इंक्रीज डिक्रीज हुआ। हमारा जो टोटल इंक्रीज हुआ 4,11,500। इसका रेशियो बना सकते हैं, 4,11,000 को हम इससे डिवाइड करो। मल्टीप्लाई बाई 100 करो तो रेशियो हमारे पास 7.50%। टैक्स इंक्रीज हुआ। अगर पिछले साल हम लोग 6,12,500 टैक्स दे रहे थे तो अगले साल हमने 10,24,000 टैक्स दिया, मतलब कि टैक्स हमारा 67% बढ़ा अगले साल। अभी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स माइनस कर दो, बल्कि 17,50,000 में से 6 बार माइनस किया तो 11,37,500। 25,60,000 में से 10,24,000 गए तो 15,30,000। इंक्रीज डिक्रीज कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3,98,500। कितने परसेंट इंक्रीज हो? 35.0। पॉइंट क्लियर हो गया भाई। कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, पहले मैंने सिर्फ आपको प्लस माइनस इसलिए नहीं बीच में जो उन्होंने फिगर बताई थी इसलिए नहीं बताई ताकि आपको पहले तो एक बेस बनाना आ जाए कि प्लस माइनस कर रही है तो वो इस हिसाब से करना। उसी में मैंने ऐड कर दिया अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का रूल ही यही है, इनकम माइनस एक्सपेंसिव। अगर नेट प्रॉफिट देखना है तो जो भी आपके पास प्रॉफिट आ गया उसमें से आप टैक्स तो गवर्नमेंट को दोगे ही, जो गवर्नमेंट को टैक्स दोगे वो माइनस कर दोगे और एक्चुअल में जो पैसा आपके पास बचा वो बचाओगे। ऐसा ही होना। उसमें अगर आपको आ जाए पेपर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो आप कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो पूछ सकते हैं।